यूट्यूब चैनल सीटेट प्रो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट की पैडागोजी के जो मोस्ट के क्वेश्चंस थे। तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन पसंद आए तो लाइक करें, जितना हो सके सब लोग शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे कि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल पाए। तो हमारी जो आज हम डिस्कस करेंगे वो सीडीपी पैडागोजी के जो मॉक टेस्ट हमारी सीरीज 500 के क्वेश्चन जो चल रहे थे वो हम लाए हुए हैं पार्ट 7 में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ही। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थितियों का आपके विश्लेषण के अनुसार इसमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति मतलब उस स्थिति में आपकी विश्लेषण या आपकी जानकारी या आपके अनुसार उस कथन जो ये चार ऑप्शन है उसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है आपके हिसाब से, वही बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। मतलब कुछ गलतियां करते हैं तो क्या बुद्धि स्तर निम्न है, ऐसा हो सकता है। या ऑप्शन नंबर 2, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या ये हो सकता है। या बच्चों के अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों को अपनी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। मतलब आपकी कक्षा में वो बच्चे नहीं आना चाहिए था। क्या ऑप्शन हो सकता है इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करेंगे फिर इसका आंसर आप करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो हमारा ये राइट आंसर है। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। मतलब बच्चे जैसे कि गलतियां बार बार कर रहे हैं तो इसका यही कारण हो सकता है कि जो आप पढ़ा रहे हैं, जिस टाइप से आप पढ़ा रहे हैं, जिस विधि से आप पढ़ा रहे हैं, शायद उस विधि से उस बच्चों की मानसिक मतलब वो मस्तिष्क में नहीं घुस रहा है या नहीं जानकारी हो रही, नहीं भाषा का विकास हो पा रहा है। तो सबसे पहले आप अपनी जो शिक्षण विधि है उस पर चिंतन करेंगे और उसको उसी के अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग आप उस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे और बच्चे को भाषा कौशल की तरफ पहुंचाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है। मतलब ये कह रहा है कि कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने पर एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है। मतलब क्लास में आपके बच्चा है, उसमें से कोई मतलब अच्छा प्रदर्शन करता है फिर कोई असफल हो जाता है तो आपका ऐसा विश्वास है, ये चारों ऑप्शनों में चेक करना है कि आपका विश्वास क्या राइट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा है आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2, बच्चे कुछ निश्चित समक्षताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। क्या ये हो सकता है कि जो समक्षमताओं हैं और कमियों के साथ पैदा होते हैं, क्या ये बच्चे के अंदर पहले से नहीं होती। तो ऐसा नहीं है, पहले से बच्चे के अंदर जो है कोई कमी नहीं होती। जब पैदा होता है उसका माइंड सबका बराबर होता है। हो सकता है कि कुछ बच्चा कुछ है कि सीखने में थोड़ा ज़्यादा वक्त ले रहा है पर कमी किसी के माइंड में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 3 है पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति और आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। या ऑप्शन नंबर 4, कुछ बच्चे को अनुत्तीर्ण होना ही है चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करें। क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है। ये तो नियम कोई हो ही नहीं सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, जो क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा
आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। मतलब आप किस टाइप से पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे का जहन नहीं हो पा रहा है, बच्चे के अंदर उस भाषा का विकास नहीं हो पा रहा है, आपकी विधि कैसी है, तो इस टाइप को व्यक्त करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर 3 राइट एकदम है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, मतलब प्रेरित हैं। वो ऐसा सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके जो विद्यार्थी हैं वो आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी क्या करेगी बच्चे, चारों ऑप्शन को देखेंगे फिर इसका आंसर करेंगे। सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर 1 है, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना। ऑप्शन नंबर 2, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। ऑप्शन नंबर 3, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगमन की प्रक्रिया पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर 4, वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। क्या आंतरिक रूप से पुरस्कार से प्रेरित हो सकता है? तो नहीं हो सकता है बच्चा प्रेरित। नहीं हो सकता है बच्चा प्रेरित, ये तो हम जानते ही हैं। और सभी बच्चों के लिए उपलब्धि एक समान मानकों को उल्लंघित करना, ये भी नहीं होगा। तो इस आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, दोनों में से कौन सा राइट है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। वो इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वो बच्चा जो परिणाम, वो जो टीचर है वो परिणाम पर ज़्यादा बल ना देके व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगमन पर, प्रक्रिया पर ध्यान देना। मतलब वो बच्चा कितना सीखता है उस पर ही ध्यान ज़्यादा दिया जाता है, ना कि परिणाम पर पेपर टेस्ट लेना और नंबर दे देना, इस पर ज़्यादा टीचर ध्यान नहीं देगी। वो आंतरिक रूप से प्रेरित तभी बच्चा होगा जब उसके अधिगमन प्रक्रियाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर 2, जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवा कर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें भी बुद्धि की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, प्रश्न अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा अधिगमन को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दृष्टि में बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। वो इसलिए है कि बच्चे के अंदर प्रश्न अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा अधिगमन को आगे बढ़ाते हैं। पहली बात तो ये कहेंगे, और फिर जो संकल्पनात्मक और स्पष्टता की दिशा में बढ़ाते हैं। जैसे कि कोई बच्चा कोई क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है, जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो उसको अच्छी तरीके से समझाते हैं, वो मेथड अलग चेंज कर देते हैं समझाने के लिए। फिर भी बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो उसको और बहुत सारे उदाहरण देंगे जिससे कि उस बच्चे के ज्ञान में वृद्धि होगी। वो हर तरीके से सीखेगा बच्चा, और उस क्वेश्चन पूछेगा और उसका आंसर बेहतर तरीके से जान जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें से कौन सी अधिगमन अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? अशक्तता जो है, सबसे पहले ऑप्शनों को देखेंगे। 50 से नीचे की बुद्धि वाले को अशक्तता कहेंगे, या धारा प्रवाह रूप से बढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जानने की कठिनाई। या ऑप्शन नंबर 3, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रमण कार्यों में लगे रहना। ऑप्शन नंबर 4, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा हमारा कि ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि बच्चों क्या है, धारा प्रवाह के रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जानने की कठिनाइयाँ, ये अशक्तता वाले बच्चे होते हैं। अशक्तता वाले बच्चे जो हमारे हैं, के लक्षण प्रत्येक बच्चे के भिन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये प्रत्येक बच्चे के भिन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बहु सांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर देखेंगे, 1 को अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3, अधिगमन के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षा को पूरा करना, या आकलन उपकरण की मानकीकरण करना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? वीडियो को पॉज करेंगे और फिर इसका आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि हमें सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में बच्चों को बहुत ज़रूरी है, और उनसे बहुसांस्कृतिक कक्षाएं जो सुनिश्चित कर सकती है, जो सांस्कृतिक और सामाजिक के बारे में ही बताया जाए, वही बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका कर सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये जानना है हमें। तो सबसे पहले अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर 2, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 2, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ये किसने कहा था कि वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र हमारा ऑप्शन नंबर 3 में राइट हो रहा है। जो राइट है ये इसलिए है कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले सहायता, मतलब वो जो स्वतंत्र होना चाहिए बच्चा, और कार्य करने वाले कार्य के बीच अंतर दोनों चीज में अंतर होना चाहिए और कार्य करने में स्वतंत्र होना चाहिए। यही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है, जो राइट ऑप्शन नंबर 3 है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चनों को बहुत से ऐसा से समझेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, या ऑप्शन नंबर 3, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, या ऑप्शन नंबर 4, अनुकूलन की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि कह रहा है कि अनुकूलन की प्रक्रिया, एडजस्टमेंट। आप जो है बच्चा वातावरण के साथ सामंजस्य या एडजस्टमेंट करने के लिए वो बचपन से ही तैयार होता है, कि बचपन से ही वो अनुकूल रहता है वातावरण के साथ संबंधन और या मतलब एडजस्टमेंट करना चाहता है। कि पियाजे ने ये बताया था कि अनुकूलन क्रिया, अनुकूल हो जाना, किसी से अनुकूलित हो जाना, यही पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलारबर्ग के सिद्धांत के एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोलारबर्ग ने, ऑप्शन नंबर देखते हैं, 1, कोलारबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रयुक्त किया। ऑप्शन नंबर 2, कोलारबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। कोलारबर्ग, ऑप्शन नंबर 3, कोलारबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि मौलिक तार्किकता
विकासात्मक है। ऑप्शन नंबर 4, कोलारबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं के नैतिक तार्किकता सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? वीडियो को पॉज करके चेक कर लें, मॉक टेस्ट हो रहा है, तो आप भी अपना आंसर जो है उसको क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, नंबर, क्वेश्चन नंबर और फिर उसका आंसर को कमेंट जरूर करें। और जिससे कि आप जितने आपको क्वेश्चन सही होते हैं, जितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम उसको अगली वीडियो में डिस्कस करके आप तक जो है उस क्वेश्चन की पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है इसका राइट है। ये बताया गया है कि जो कोलारबर्ग ने पुरुष और महिलाओं की नैतिक तार्किकता सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने इस चीज़ का महत्व नहीं दिया, अनुकूलित आधार पर सिद्धांत प्रस्तुत किया और ये जो नैतिक विकास की स्पष्टता अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया, ये भी राइट है। कोलारबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, ये भी राइट है। मतलब ये चीज़ें बताई गई, ये चीज़ें नहीं बताई गई हैं और बाकी ये चीज़ पर इन्होंने ये काम जरूर किया कि इन्होंने नैतिक पुरुष और महिलाओं के नैतिक तार्किकता सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। इस चीज़ पे महत्व नहीं दिया है, बाकी तीनों चीज़ पे महत्व दिया है इन्होंने। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, घुलने मिलने का समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि कह रहा है कि मूल्यों और विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की बात कही गई है, क्योंकि एक दूसरे पे विश्वास करना ही समाजीकरण होता है। मूल्यों और विश्वासों को अर्जित करना ही समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाई जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विविधीकरण पाया जाता है। ऑप्शन कह रहा है हमारा 1, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, अध्यापकों की निजी सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 3, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4, लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अनुसंधान से पता चला है, एक संस्था, अनुसंधान जो हमारी संस्था होती हैं उनसे पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विविधीकरण पाया जाता है। मतलब भेदभाव होता है, वो किस चीज़ में होता है ये हमें बताना है। ये बच्चों को, लड़कियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चों को एक समान ही माना गया है समावेशी शिक्षा के अनुसार, एनसीएस के अनुसार, और जो भी है इसे प्रोत्साहित भी किया जाता है, सबको आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अध्यापकों को सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षा होती है, ये भी गलत हमारा हो जाएगा। जो कि राइट हमारा आंसर होगा कि बच्चों विभेदीकरण क्या पाया जाता है विद्यालयों के अनुसार। तो हमारी जो विधियां हैं पढ़ाने की वो सबसे ज़्यादा अलग होती हैं। कोई व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है तो कोई किसी विधि का प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक अध्यापिका समाज से वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। ऑप्शन को देखेंगे। अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 2, वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों और अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका पालन कर सकें। ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीके के बारे में विचार करना जिससे पक्षपात एवं रूढ़िवादिताएं
झलकती हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा है उनके प्रातःड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए या सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रियाओं करने मौका ना पाएं, मतलब कोई अन्य क्रिया करने का मौका ना पाएं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? वीडियो को पॉज करेंगे, फिर इसका आंसर आप सब लोग करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि बताया जा रहा है कि उन तौर तरीकों को विचार करना जिनके पक्षपात और रूढ़िवादिताएं झलकती ना हो। ये इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसमें रूढ़िवादिता और तौर तरीके उन्हीं के विचार की अपेक्षा की जाए जिससे कि उनको कोई तकलीफ ना हो, शिक्षा सीखने में कोई परेशानी ना हो, और किसी को किसी वर्ग से कोई मतलब नहीं है। वो जब स्कूल में बच्चा जाता है तो वो एक समान हो जाएगा, उसमें कोई ऊंच नीच, नीची वर्ग और ऊपर वर्ग वाले कोई मतलब नहीं, वहाँ पे केवल स्टूडेंट माना जाता है। तो केवल उन्हीं के तरीके के हिसाब से शिक्षा दी जाए, ऐसा हमारा एनसीएफ कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर लें, और शेयर जितना हो सके आप लोग शेयर करें। जितने आप क्वेश्चन आपके सही हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें।